मौर्योत्तर काल कब से शुरू होगा? मौर्य के बाद से। मौर्य का काल कब था? 185 BC। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स, ठीक है। और ये तब तक जाएगा जब तक कि गुप्ता नहीं आ जाए, ठीक है। यानी रफली इसको 3 सेंचुरी या 300 AD कह सकते हैं इसको, या CE भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी तीसरी शताब्दी तक जाएगा ये इसका कालखंड हो गया। पोस्ट मौर्य का कालखंड क्या है? 200 BC से 300 AD तक, यानी लगभग 400-500 साल का इतिहास है। इसमें सबसे बड़ा कालखंड किसका है? सबसे बड़ा है सातवाहन का। सातवाहन के बारे में एक बार ध्यान रखिए, ये 300 साल का इनका कालखंड है। कितना का है? 300 साल का। 300 साल एंशिएंट टाइम में मौर्य का भी नहीं है। किसी एक वंश का जब तक ये वंश है, सबसे बड़ा कार्यकाल यदि पूछ दे तो जवाब होगा सातवाहन, जिनको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। यदि भारत के नक्शे पे बात करें, इधर का छोड़ दीजिए, इधर का ही बात है, इधर का तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये सातवाहन का क्षेत्रफल इतना बड़ा है। यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ गुजरात का भी पार्ट है, महाराष्ट्र का भी पार्ट है, इधर भी पार्ट है, ये सारा सातवाहन का, ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक टच है। अलग अलग में सिकुड़ता फैलता रहा, कि मोस्टली ये यहाँ तक है। यदि कहा जाए कुषाण का, तो कुषाण का ये क्षेत्र है। शक का कहा जाए तो ये क्षेत्र है। हिंद यवन का यह भी रहा है और यह भी रहा है। पर्थियन का कहा जाए तो वो थोड़ा इधर भी है, और उसी का एक ब्रांच यहाँ पर भी है, गुजरात वाला। तो कुषाण, शक, पहलव, पर्थियन सब इसी में है। तो इसमें क्या कैटेगरी बनाया गया? एक जो पोस्ट मौर्यन में जो भारतीय मूल के जो राजा थे या शासक थे, उनकी एक कैटेगरी है, और एक जो भारत के बाहर से आए, जैसे इंडो ग्रीक, कुषाण भी और शक भी कई मायने में बाहर से ही आए, ठीक है। अब एक छोटा सवाल पूछते हैं आप लोग से। सातवाहन में किसी राजा का नाम सुने आप लोग? सातकर्णी का नाम तो सबने सुना है। तो सातकर्णी ही कंसेप्ट है। क्या है? सातकर्णी ही कंसेप्ट। सातकर्णी को समझ लीजिएगा, सातवाहन समझ में आ जाएगा। अब सवाल बताइए, कितने सातकर्णी थे? इसके बारे में एक बात जान लीजिए। इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है व्यापार और वाणिज्य में उत्थान। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? एंशिएंट टाइम में सबसे अधिक मोहरों का प्रचलन, आदान प्रदान, व्यापार इसी कालखंड में हुआ। इसलिए पोस्ट मौर्य को हम लोग उसी विशेष संदर्भ में ज़्यादा पढ़ते हैं। खास करके यदि जिनका यूपीएससी में या बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसको और इसमें डिटेल जाना होगा। जीएस के हिसाब से हम लोग उसमें कौन पहला सिक्का चलाया, ये सब बात देखेंगे, कहाँ कौन भेजता था, ये सब बात देखेंगे। इसी से हमारा कंसेप्ट काम चल जाएगा। सातकर्णी पे आप लोग समझिए कि इसमें 3 प्रमुख सातकर्णी हैं। इसको समझ जाएंगे आप, सब बात समझ जाएंगे। पहला सातकर्णी का नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम है? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। दूसरा जो सातकर्णी है उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके बेटे का नाम है वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। और 23वां जो सातकर्णी है, 23वां नहीं, आखिरी सातकर्णी महान जो कहा जाता है, सातकर्णी महान, जो महान सातकर्णियों में लास्ट है, वो कौन सा है? यज्ञश्री सातकर्णी। कई लोग तीनों को एक समझते हैं, ये तीनों 3 सातकर्णी। तो ये कंसेप्ट होगा क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? पहला सातकर्णी प्रथम, दूसरा गौतमीपुत्र सातकर्णी, और विजेता बताए तीसरा कौन है? वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, और चौथा है यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। तो पहला जो है, पहला महान राजा सातवाहन वंश का कौन हुआ? सातकर्णी प्रथम। पहला महान राजा सातकर्णी प्रथम। देखिए, शुंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें शुंग हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। पोस्ट मौर्य में शुंग बताना पड़ेगा फिर से। तो शुंग मैंने एक बार हिस्ट्री क्रोनोलॉजी बताया था, तब बताया था, एक बार मौर्य के बाद ऐसे ही बताया था। तो लिखिए, सातकर्णी जो है प्रथम योग्य शासक, संस्थापक तो नहीं कहेंगे, प्रथम योग्य शासक सातकर्णी प्रथम। और गौतमीपुत्र सातकर्णी यह 23वां शासक था। कौन था ये? 23rd शासक था, लेकिन महानतम शासक। सातवाहन वंश का पूछ दे महानतम शासक कौन है, तो गौतमीपुत्र
सातकर्णी, इसका तो जितने शतकर्णी से सातकर्णी बन गई। वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसको आंध्र सम्राट भी कहते थे। पूछ देता है कि किस सातवाहन सम्राट को आंध्र सम्राट कहते थे, तो उसका नाम है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। किस सातवाहन सम्राट को आंध्र सम्राट कहा जाता है? आंध्र सम्राट वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो 4 हो गए। गौतमी पुत्र, फिर दूसरा सातकर्णी, सॉरी इधर हो गया ना, सातकर्णी, पहला तो सातकर्णी ही है, फिर वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और चौथा है यज्ञश्री सातकर्णी। यह क्या है? प्रथम योग्य। क्या है? प्रथम योग्य। यह क्या है? महानतम। नंबर इसका है 23वां। कितना है? महानतम है ये। और यह क्या है? आंध्र सम्राट। क्या है? आंध्र सम्राट। इतना से तो कुछ तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यज्ञश्री सातकर्णी, यह क्या है? यह भी महान रहा और इसने शकों से भूमि को वापस जीता। शक से अपनी भूमि को वापस जीता। शकों से लड़ाई के बारे में यदि सवाल पूछ दे कि कौन सा सातकर्णी था तो शकों से लड़ा, ये नहीं कि सबका जवाब गौतमी पुत्र ही दे देना है। इसका शकों से जीता, इसका इसके बारे में जिक्र किस अभिलेख में होता है? गौतमी पुत्र, कल सवाल पूछा था मैंने, नासिक लेख में। यज्ञ मतलब वलश्री का अभिलेख भी कहा जाता है उसको, गौतमी वलश्री का अभिलेख। गौतमी वलश्री इनकी माता का नाम था। ठीक है, तो नासिक लेख से कौन जुड़ा हुआ है? तो वह, ठीक है ना, नासिक अभिलेख। संस्थापक इतना होने के बाद भी संस्थापक कौन था? सातवाहन वन का संस्थापक कौन था? उषा जी, सिमुक। गुड। 5 आदमी का नाम मजाक मजाक में याद हो गया। कितने साल शासन किया सातवाहनों ने? 300 साल। चलिए, इसमें एक और राजा का, मतलब 5 में तो अब लोड नहीं लग रहा है ना, कि लग रहा है? एक राजा का नाम लिखिए, और राजा का नाम है हाल। यदि युद्ध के लिए कोई गौतमीपुत्र सातकर्णी को याद करता है तो शांति के लिए हाल को याद करता है। सबसे शांति प्रिय राजा। पूछ दे कि सातवाहनों का सबसे शांति प्रिय राजा कौन था? जवाब होगा राजा हाल। लेकिन इससे भी बड़ा युद्ध करने वाला कौन था? ये सातकर्णी प्रथम, क्योंकि शुरुआत में आया था, शुरुआत में योग्य था, तो इसने क्या किया? सबसे अधिक युद्ध यही लड़ा होगा ना। ये तो उसको बचा कर रखा, तो महानतम इसके समय सत्ता। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए सत्ता का क्रम। जो शुरुआत करता है उसको लड़ाई लड़ना है। जैसे बिंबिसार लड़ेगा, चंद्रगुप्त लड़ेगा, तो अशोक को एक साम्राज्य मिलेगा। महानतम हो जाएगा अशोक, लेकिन बटोर के कौन लाया? बिंबिसार। वैसे ही बटोर कर लाया सातकर्णी, महानतम बना गौतमीपुत्र। तो युद्ध सबसे अधिक पूछ दे कौन लड़ा था? सातकर्णी प्रथम। सबसे अधिक युद्ध कौन लड़ा था? सातकर्णी प्रथम। युद्ध के लिए जाना गया गौतमीपुत्र सातकर्णी है, लेकिन यदि पूछ दे कि सबसे अधिक युद्ध, तो सातकर्णी। हाल खुद एक कवि थे। यह पूछ दे सातवाहन का कौन सा राजा था जो खुद कवि था, तो यह हाल। जो राजा हाल थे उनके यहाँ 2 कवि थे। एक का नाम था गुणाढ़, नाम सुने होंगे, गुणाढ़, और एक का नाम था सर्ववर्मन। क्या नाम था? गुणाढ़ और सर्ववर्मन। गुणाढ़ की किताब का नाम है बृहद कथा। एक है बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, और सर्ववर्मन। हाँ, गुणाढ़ का क्या किताब का नाम क्या था? बृहद कथा। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, लेकिन बृहद कथा गुणाढ़। और दूसरा जो सर्ववर्मन है, उन्होंने लिखा है एक व्याकरण की किताब लिखी है जिसका नाम है कातंत्र। क्या नाम है? कातंत्र। कातंत्र ये लिखा हुआ है सर्ववर्मन का। सवाल लिखिए, किस वंश के शासकों को
दक्षिणाधिपति कहते थे? किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहते थे? हाल के बारे में हमने कहा कि ये खुद एक बहुत बड़े कवि थे। तो इन्होंने क्या लिखा? गुनाढ़ तो लिखे बृहद कथा और सर्वमर्मन लिखे कातंत्र। हाल क्या लिखे? सवाल इससे पूछेगा कि सातवाहन राजा हाल के द्वारा लिखी गई किताब, हाल में लिखी गई कविता नहीं है, हाल के द्वारा, हाल व्यक्ति का नाम। गाथा सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती अभी चल रहा है पाठ ना, वैसे ही गाथा सप्तशती हाल में। हम जब इतिहास का क्रम बता रहे थे, मैंने बताया था कि एक राजा का नाम था गोंडोफोर्निस। उसका क्या अचीवमेंट है? सेंट थॉमस गोंडोफोर्निस के समय आए थे। मैंने कहा कि इनका एकमात्र अचीवमेंट यही है। आगे बढ़िए। दक्षिणाधिपति इन्हीं को कहते थे। सातकर्णी प्रथम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और लिखी है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो किस सातवाहन राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? सवाल के संदर्भ में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि विच अमॉन्ग सातवाहन किंग परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ? किस सातवाहन राजा ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था? अगला सवाल लिखिए, किस सातवाहन राजा ने अपनी पत्नी के नाम पर मुद्रा उत्कीर्ण करवाई थी? सातकर्णी प्रथम, याद रखिएगा, इसमें गौतमीपुर सातकर्णी दे देगा, आधा लोग जो है जय जवान जय किसान कर देंगे। इसलिए हमेशा सातकर्णी प्रथम की बात हो रही है, फर्स्ट सातकर्णी। इसी में लीजिए, किस राजा ने गोल मालव शैली की मुद्रा चलवाई? किस सातवाहन राजा ने गोल मालव शैली की मुद्रा? मालव शैली, किस शैली की? मालव शैली की गोल मुद्रा। लोकल जैसे मालवा है ना, उसी का एक रीजन का गोल मुद्रा चलवाया किसने? सातकर्णी फर्स्ट ने। चलिए अगला लिखिए, किस सातवाहन राजा ने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा? बोला मैं एकमात्र ब्राह्मण हूँ, इसीलिए सिनेमा में उसको दिखाता पूरा एकदम। हम तो आज तक किसी ब्राह्मण का उतना बढ़िया बॉडी देखे नहीं जितना सातकर्णी का दिखाता है। किस राजा ने क्षहरात वंश के नहपान को हराया था? नहपान को, नहपान राजा का नाम था नहपान। ये क्षहरात वंश शक कहिए, शक क्षत्रप थे ये लोग। इसको हराया था क्यों? क्योंकि इसका जो मुद्रा मिला था ना, उसको फिर से ढलवा दिया था। मान लीजिए नहपान वंश का मुद्रा है, उसको गलवा के फिर से अपना मुद्रा के रूप में ढलवा दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी। किस राजा ने ये नहपान को हराया था? वेनकटक की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन सम्राट। वेनकटक वर्ड है, वेनकटक, वेनकटक। वेनकटक की उपाधि किसने धारण की? सेम, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सेम मतलब सुसेम नहीं, ऐसे सुसीम लिख दो, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, वेनकटक हो गया। आगे लिखिए, इसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था? मालवा तो है ही, जब कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका आ जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में कर्नाटक से लेके इधर उत्तर में मालवा के ऊपर तक इसका शासन था। इसने 2 उपाधियां धारण की। एक उपाधि था राज राजा, क्या नाम था? राज राज नहीं, राज राजा, राज राजा। और दूसरी उपाधि इसी के लिए थी आंध्र नरेश। एक को कहते थे आंध्र सम्राट, इसका क्या नाम था? ये है विंध्य नरेश। क्या नाम है इसका? विंध्य नरेश। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है जीएस के लिए। मतलब वशिष्ठ पुत्र में बस यही, सातकर्णी में यही जानिए कि महान था, माँ के नाम से चला इसका वंश। लेकिन एक चीज़ सातवाहन में ध्यान रखिएगा कि जो मातृसत्तात्मक था या नहीं था। मातृसत्तात्मक होना अलग बात है, मातृ का महत्व होना अलग बात है। नाम में ये परंपरा जरूर चलती थी, लेकिन समाज पितृसत्तात्मक ही था। तो सवाल यदि फंसा दे तो ये नहीं कि मातृ के नाम से मातृसत्तात्मक आंसर मत मार दीजिएगा। आंसर होगा पितृसत्तात्मक। सातवाहन काल में जो सामाजिक व्यवस्था है वह पितृसत्तात्मक है, न कि मातृसत्तात्मक। मतलब इसको एकदम क्लियर, इसमें कोई शक नहीं करना है। सोसाइटी इज पैट्रियार्कल। केवल एक परंपरागत तौर पर माँ का नाम लिया जा रहा है, इससे माँ का महत्व, स्त्री का महत्व का पता चलता है, लेकिन समाज का पितृसत्तात्मक से मातृसत्तात्मक का इतना प्रमाण भी नहीं मिलता। चलिए वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में कुछ लिख दीजिए। प्रथम आंध्र सम्राट इसी को कहा गया। इसने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पैठान, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये पूछ सकता है कि औरंगाबाद जिले में जो प्रतिष्ठान जगह है गोदावरी नदी के किनारे, उसको राजधानी बनाने वाला कौन था सातवाहन? वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी।
वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अपने बेटे की शादी रुद्रदामन की बेटी से किया था। अब ये पूछ सकता है कि क्यों किया था? सुरक्षा के कारण से, इसीलिए अपने आप अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए इसने विवाह की नीति का अनुसरण किया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का बेटा। अब सवाल लिखिए, किस सातवाहन राजा का नाम दक्षिणापथेश्वर या पुलोमा मिलता है? दक्षिणापथेश्वर या पुलोमा? पुलोमा, हाँ, दक्षिणापथेश्वर और पुलोमा कौन होगा? यही होगा। अब जब पढ़ा यही रहे तो और कौन होगा? ये जान के हम सवाल जवाब बीच में डाल रहे हैं ताकि दिमाग में आपके सेट रहे, क्योंकि ये सेट नहीं रहता है। इसको आज एक बार और पढ़ लीजिएगा तो सेट हो जाएगा। और मोस्टली अभी तक जैसे मान लीजिए 3 सातकर्णी थे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि एक ही सातकर्णी है या 2 हैं, तो 3 सातकर्णी थे। 3 सातकर्णी में प्रथम योग्य था, यह युद्ध में महारत हासिल किया हुआ था। यह विजय और रणनीति को कंसोलिडेट करने वाला, जो भी महान संगठित करके रख पाता है वो ज़्यादा महान होता है। जैसे जब आप जाएंगे गुलाम वंश में तो हर सब लोग किया, लेकिन बलबन ने बहुत लंबे समय तक उसको बचा के रखा। इसलिए बलबन का महत्व किस लिए कहते हैं? कंसोलिडेशन के लिए, उसको उसी की स्थिरता प्रदान करने के लिए। तो बनाना आसान है, उसको पेंटिंग करना होता है ना। बहुत सारा घर देखिएगा बाबूजी बना के गए हैं, बेटा का क्षमता ही नहीं है उसको पेंटिंग करा सके। तो पेंटिंग जब नहीं करा पाए तो घर में रहने का अधिकार भी नहीं है, छोड़ दीजिए, जंगले में रहिए। कहने का मतलब है कि कंसोलिडेशन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू हैव योर फोर्ट फोर्टिफाइड। तो ये सातकर्णी ने जीता, इसने उसको बचा कर रखा। इसका नाम क्या रहा? इसने क्या लगाया अपने साथ उपाधियाँ? राज राजा और विंध्य नरेश। फिर गया है मामला आंध्र सम्राट के पास। ये आंध्र सम्राट वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसने भी कुछ रक्त और लौह की नीति की तरह कुछ विवाह की नीति अपनाई। अपने बेटे का शादी किससे कर दिया? बेटी का कि बेटी से। और फिर इसके बाद ये मामला आ गया यज्ञश्री सातकर्णी के पास। अब ये तो ऊपर लेवल पर जा चुका था। इसने सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? सिक्का चलवाया। इसका प्रसिद्धि का एकमात्र कारण है इसके सिक्के पर नाव का चिन्ह बना हुआ था। तो किस सातकर्णी शासक के सिक्के पर नाव का चिन्ह बना हुआ था? तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी। इससे यह सिद्ध हुआ कि अब व्यापार का तो प्रेमी है ही, हैं यज्ञश्री, तो व्यापार का तो प्रेमी है ही, यह नौ यात्रा समुद्री यात्राओं का भी प्रेमी है। तो पूछ दे कि कौन सा सातवाहन शासक समुद्री यात्रा का प्रेमी था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम पहले ही बताए थे, गुण क्या था? शकों के द्वारा कुछ भूमि को वापस जिताया। और इसके जो सिक्के हैं वो गुजरात वगैरह में मिले हैं काफ़ी मात्रा में, दाएं बाएं। ठीक है। मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हर जगह सिक्का मिला है। किसका? यज्ञश्री का। इसका मतलब इसका साम्राज्य विस्तृत था। अंतिम महत्वपूर्ण शासक यज्ञश्री। इतना ही है इसके बारे में। शुंग वंश का हमने बताया नहीं, वो भी पोस्ट मौर्य पे एक महत्वपूर्ण वंश है। आप लोग को आइडिया है या थोड़ा बहुत रिपीट कर दें? पुष्यमित्र शुंग भी था ही, उसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, बताए थे। और पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला स्रोत क्या है? तो पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य से पुष्यमित्र शुंग के यज्ञों की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो भागभद्र की बात आती है शुंग वंश के दौरान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 2 धर्म का बात चलता है, पता लिख लीजिए। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, इसी को बाद में लोग भागवत भी कहते हैं, उसी समय 14वें वर्ष में, इसके शासन के 14वें वर्ष में यवन शासक थे, सीरिया के नहीं, यवन शासक, ग्रीक इंडो ग्रीक शासक था, एंटिओलकिडस। एंटिओलकिडस ऐसे लिख देते हैं, एंटिओलकिडस। इसी का दूत था, क्या नाम था एंटिओलकिडस का दूत? क्या नाम था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। इसने हेलियोडोरस को दूत बना के कहाँ भेजा? भागभद्र के पास। भागभद्र कौन था? शुंग वंश का राजा था। किस वर्ष में भेजा? 14वें वर्ष में। नहीं, भागभद्र के पास भेजा वो, हेलियोडोरस आया।
और हेलियोडोरस ने कहा कि हम एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करना चाहते हैं। तो कहाँ किया? विदिशा में। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, क्योंकि हेलियोडोरस भी जो है किसके सम्मान में? वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ बना था। किसके सम्मान में? वासुदेव कृष्ण के सम्मान में। शुंग वंश का एक खासियत है, यदि पूछ दे कि मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस शासन काल में स्थापित हुआ, तो वह शासन काल होगा शुंग काल। मनुस्मृति का जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनुस्मृति वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच एरा? तो शुंग एरा। मिताक्षरा, दायभाग और मनुस्मृति, ये तीनों मिलके हिंदू कोड लॉ का करते हैं ना। अब मिताक्षरा से सिविल कोड्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी का बहुत सारा बात है जो हम लोग दायभाग से लेते हैं। एक पूरब का पूरा कानूनी प्रपंच बताता है, एक पश्चिमी भारत का बताता है। मिताक्षरा पूर्वी का और दायभाग पश्चिमी का, और मनुस्मृति ओवरऑल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति का कथन है, कई बार पूछ सकता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। यह बात कहा गया है मनुस्मृति में, जिसका संकलन हुआ था, जिसका लेखन हुआ था शुंग काल में। सवाल लिखिए, भरहुत स्तूप का पता किसने लगाया था? भरहुत स्तूप का पता लगाया था कनिंघम ने। कब लगाया था? 1873 में। 1873 में कनिंघम ने उसका पता लगाया था, भरहुत स्तूप का। ठीक है। अशोक के अभिलेखों का पता कौन लगाया था सबसे पहले? अशोक के अभिलेख का। अब गलती नहीं होगा ना। इसके जो वास्तुकला है, शुंगकालीन वास्तुकला, उसमें कई बातें ध्यान देने लगे, कुछ लिख लीजिए। ठीक है। विदिशा का गरुड़ ध्वज, सवाल है ये, इस सवाल में ही सब जवाब है। ये एक सवाल है जिससे खत्म हो जाएगा शुंग, इसके बाद खत्म। लिखिए, विदिशा का गरुड़ ध्वज, अजंता का चैत्य विहार। चैत्य ये इस समय का वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। चैत्य मंदिर कहिए, चैत्य विहार कहिए, वो एक चारों तरफ से खुला रहता था, एक विशेष वास्तुकला शैली है चैत्य। फिर लिखिए, कार्ले या नासिक का चैत्य, यह भी इसी काल का है। नासिक और कार्ले का चैत्य। और मथुरा के यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं, यक्ष और यक्षिणी। ये सब किस काल के वास्तुकला के उदाहरण हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, मथुरा की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति शुंग काल, कार्ले की गुफा और चैत्य शुंग काल, नासिक का शुंग काल। और वैसे ही एक भाजा जगह है, एक लोकेशन देख लिया जाएगा, भाजा, ये भी पूछे चैत्य, भाजा का चैत्य तो कहाँ का है? इसी शुंग काल का। ठीक है। शुंग काल। यदि सवाल पूछ दे कि किस काल में संस्कृत भाषा का विशेष तौर पर उद्भव हुआ? शुंग काल में। और किसके कारण हुआ? तो पतंजलि के कारण। महाभाष्यकार पतंजलि ने 2 किताबें प्रमुख लिखी। एक किताब का नाम था महाभाष्य, दूसरे का नाम योग सूत्र। तो अभी महाभाष्यकार पतंजलि, उन्होंने योग सूत्र लिया। योग सूत्र पढ़ा है आप लोग में से किसी ने? थोड़ा बहुत भी। बहुत लोग जाते हैं तो हॉबी देते हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में हॉबी देते हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या देते हैं? हॉबी। आप लोग का हॉबी है कुछ? किसी का हॉबी योगा है? योग करना किसी की हॉबी है? पतंजलि के योग सूत्र में योग का होता है, उसी का एक चैप्टर पढ़ के बाबा रामदेव जो है ना, लगभग 50,000 करोड़ का धंधा कर लिए, एक चैप्टर पढ़ के। उसका पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम, यह योग है जो अनुशासन से आता है। तो पूछा योग क्या है? तो यह योग अनुशासन है। फिर बोला कि नहीं, थोड़ा डिटेल बताइए। तो बोले योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। तो योग अनुशासन है और योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी कि हम जब यहाँ पर हैं तो चाट समोसा शाम वाला याद नहीं आ रहा है, यही चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यहाँ रहते हुए कल रात में जो मैच हुआ उसके बाद बॉल याद आ जाए तो समझिए कि चित्त चंचल हो रहा है। यहाँ रहते हुए यही याद रहे तो वही
पतंजल योग सूत्र जरूर पढ़िए, बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, और उसका अनुवाद मिलता है, कभी कभी पढ़ा के। ठीक है, तो शुंग काल में इतना ही। यदि पूछ दे कि भागवत धर्म का उदय का संकेत किस काल में मिलता है, तो ये नहीं कि सातवाहन, गुप्त, ये मार देना, मारना शुंग, यहीं से सवाल बनता है। अब इंडो ग्रीक वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समाज देख लेंगे। इंडो ग्रीक बैक्टीरिया से आए हुए थे, इंडो ग्रीक, जिनको इंडियन साहित्य में यवन कहा गया। इसका सबसे पहला राजा का नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। अब ये सिक्कों के बाद मामले में ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं लोग। डेमेट्रियस जो है ना, 2 भाषा में सिक्का चलाया था, 2 लिपि में, एक यूनानी लिपि में, एक खरोष्ठी लिपि में। तो पूछ दे कि यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि में सिक्का चलाने वाला शासक कौन था, तो जवाब हो जाएगा डेमेट्रियस। इसके बाद इसका राजा आता है यूक्रेटाइडिस। क्या नाम था? यूक्रेटाइडिस। ये सब इस पार्ट में है, यहाँ पर है सब, ये सब यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस ये पाकिस्तान वाला पार्ट जो है ना, तक्षशिला जहाँ पर है, वहीं पर ही लोग सेंटर था ये लोग, और तक्षशिला को राजधानी बनाया। पूछ सकता है कि तक्षशिला को राजधानी बनाने वाला यूनानी शासक कौन था? यूक्रेटाइडिस। डेमेट्रियस का राजधानी कौन था? साकल, और इसका राजधानी तक्षशिला। प्रतिष्ठान को राजधानी कौन बनाया था? ये साकल। और यूक्रेटाइडिस बनाया तक्षशिला। और सातवाहन में कौन बनाया था प्रतिष्ठान को? पुलुमावी, पैठान या उसको राजधानी पूछता है कई बार। ठीक है ना, आगे चलिए। इसमें आगे जाके एक शासक बन गया। देखिए, ये आया कौन? आया उधर से पूरा विदेशी बन के, एकदम बड़ा बड़ा टोप रखता था, सब जूता पहनता था, बड़ा बड़ा। ये लोग का बड़ा लुक देखिएगा, बड़ा शानदार रहता था। कभी आप लोग यहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं? हम आज ही सोच रहे थे कि आप लोग को जाना चाहिए, नहीं तो कभी हम ही लेकर चलेंगे। यहाँ जो अजायब घर है, म्यूजियम जो है, दोनों, पुराना वाला, तो पुराना में गए तो वहाँ पे शख्स शासक को अब जाके देखिएगा, तब ना समझ में आएगा कैसा होता था, क्या। या कभी मेरे साथ चलिए, हम लोग जाने पर 2-4 हज़ार खर्चा होगा, लेकिन चला जाएगा। क्या ऐसा नहीं है, हमारे साथ जाएंगे तो आपको तो ये नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा। ऐतिहासिक किसी भी जगह पे यदि मेरे साथ चलिएगा तो आनंद आएगा, क्योंकि अब वहाँ पर आपको कई करोड़ वर्ष पुराना पेड़ दिखने को मिलेगा। पेड़ पत्थर बन गया है, फॉसिल्स है, तो पटना में रखा हुआ है। और ये वाला भी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा उससे बहुत कमज़ोर है ये। और इससे ज़्यादा मन करे आप लोग पीटी निकाल लें ढंग से, तो कलकत्ता का म्यूजियम चलिए। कलकत्ता का म्यूजियम बहुत ही शानदार है, देखने में 4 दिन 5 दिन, हम तो जितना बार गए 3-4 दिन घूमते रहते हैं, लेकिन अंत नहीं होता। नेशनल म्यूजियम कलकत्ता बहुत ही शानदार। हाँ, और मतलब बहुत सारे जानवर का तो ऐसा वहाँ पर है, जानवरों का, कि एकदम खाल में पूरा भूसा भर के रखे हुए हैं। मतलब डायनासोर का भी आखिरी कंकाल लोग कहाँ से जुगाड़ करके ले आया है। देखना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि एकदम लाइव ज्ञान मिलता है। विक्टोरिया तो एक छोटा सा, मतलब वो तो उपनिवेशवादी समय का हो गया ना, बहुत लेटेस्ट चीज़ हो गया है। मतलब हम जो करोड़ों वर्ष पहले की बात करें, उसको यदि खोज के लाया है तो बड़ी बात। तो बैक्टीरिया डेमेट्रियस का हो गया। तो ये लोग आए थे पहले, हम जो बता रहे थे कि पहले विदेशी की तरह लगते भी थे, दिखते भी थे, नाम भी रखते थे। क्या नाम है भाई? डेमेट्रियस। क्या नाम है? यूक्रेटाइडिस। अगला शासक का क्या नाम है? मिनांडर। लेकिन अब हो क्या गया? मिलिंद। तो हिंद यवन का हिंदीकरण हो रहा है, यवन का हिंदीकरण हो रहा है। ठीक है, तो मिनांडर जो है यवन शासक था, यूनानी सत्ता को स्थापित किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था कि नागसेन के साथ इसका संवाद के बारे में हम सवाल भी पूछे थे। मिलिंद पन्नों में नागसेन जो बौद्ध भिक्षु था, उसके साथ इसका संवाद दर्ज है। अब सवाल लिखिए एक, यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था, यह किसने बताया? स्ट्रैबो। इसके पहले जो सिक्के भारत में बनते थे ना, उस सिक्के पर देवताओं के चित्र होते थे, या थोड़ा बहुत मौर्य लोग नक्काशी कर दिए, कभी कुछ चित्र बना दिए। सिक्कों पर अपना चित्र, राजाओं के चित्र
डालने की परंपरा इंडो ग्रीक ने शुरू की। सिक्कों पर डेट डालने का प्रारंभ भी इसी समय से इंडो ग्रीक। सवाल लिखिए। पत्नी के नाम पे बनाया, अब राजा का जनरल हो गया, राजा के नाम पर। और इंडो ग्रीक सातवाहन से, देखिए यहीं ध्यान दीजिए, जब सातवाहन हम पढ़ा रहे हैं तो इंडो ग्रीक मरा नहीं है, वो भी जिंदा है उसी समय। कालखंड को हम इसीलिए एक बार समझाए थे पूरा मैप पर कि एक साथ जहाँ यहाँ सातवाहन चल रहा है उसी समय उधर इंडो ग्रीक भी चल रहा है। एरिया का फ़र्क है, तो वो तो पाकिस्तान की तरफ है, इधर तो बताया ना कि ये कर्नाटक से मालवा तक ही है। तो इन चीज़ों को जनरलाइज कर लीजिए थोड़ा डिस्कशन करके, ठीक है। चलिए, तो अभी सवाल लिखिए। सवाल क्या है? सिक्कों पर डेट डालने की परंपरा कब से? इंडो ग्रीक के समय से। अब पूछा जाए, सवाल आएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा, मतलब ये नहीं कि अब गाय हमारी माता है उस तरह का लेख नहीं, लेकिन कुछ लिखने की परंपरा किसके समय से? इंडो ग्रीक से। वो भी सवाल अच्छा है, लिख लीजिए इसको। सिक्कों के इतिहास की दृष्टि से मौर्योत्तर काल सबसे शानदार काल है। इसी में सोने का सिक्का भी अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे, अभी तक नहीं देखे लेकिन आ जाएगा। आगे लिखिए। मिनांडर का एक सिक्का था, कांसे का सिक्का था, ठीक है, जिस पर धर्म चक्र का चिन्ह मिला है। पूछ सकता है कि किसके कांसे के सिक्के पर धर्म चक्र मिला है? तो मिलिंद या मिनांडर। कांसे के सिक्के पर धर्म चक्र, मिलिंद या मिनांडर। ब्रॉन्ज। सवाल ये भी पूछ सकता है, किसके समय, किस हिंदू शासक के समय सर्वप्रथम हिंद यवन आक्रमण हुआ था? ये तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आखिरी बार जीत के हरा दिया वो अलग बात है। पहला है पुष्यमित्र शुंग के समय। भारत में यवनों का पहला, यवन का पहला आक्रमण किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। भारत में पहला अरब आक्रमण मोहम्मद इब्न कासिम का। भारत में पहला एक और आक्रमण था ना, प्रथम हूण आक्रमण, किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। किस किताब में लिखा है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है? इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंडिया इज इंडेप्टेड टू यूनान एंड ग्रीक। ये लिखा गया है गार्गी संहिता में। किस किताब में लिखा है? तो गार्गी संहिता। नेम ऑफ द बुक इज गार्गी संहिता। जितना भारतीयों ने सीखा उससे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को सिखाया। ब्रिटिश से जितना भारतीयों ने सीखा उससे ज़्यादा सिखाया। यह किस कला के बारे में कहा गया है? नौका निर्माण की कला के बारे में। नाव निर्माण के बारे में एनसीईआरटी के 2nd या 3rd चैप्टर में लिखा हुआ है कि भारतीयों ने जितना सीखा उससे ज़्यादा सिखाया। उस सेना को सिखाया जिसकी नौसेना विश्व में सबसे बेस्ट थी। वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नौसेना को भारतीयों ने जितना सीखा उससे ज़्यादा सिखाया। चलिए, ये आपको विदेशी आक्रमण में इंडो ग्रीक खत्म हो गया। आगे बढ़िए। शक लिखिए। शक। शक पढ़ना है। कोई शक इसमें? शक को क्या कहते थे? सिथियन। चलिए, शक में लिखिए, महत्वपूर्ण। सिथियन दिया। यूनानियों के बाद शक भारत में आए, यानी कि यूनानी के पहले नहीं आए, बाद में आया, ठीक है। चीनी लेखकों ने शकों को क्या कहा है? सई कहा है। क्या कहा? सई। चीनी लेखकों ने शकों को क्या कहा है? सई। और यह जो है कहाँ से आया, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये जो गल्फ ऑफ अदन है जहाँ पर, और ये आपको गल्फ ऑफ अदन ये है, वहाँ से समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ये अदन की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। और ये एरिया है अरेबियन सी का ऊपर वाला एरिया जो यहाँ पर अंदर तक घुसता है, ठीक है। मस्कट वगैरह जो यहाँ पर है, अबू धाबी, यहीं पर एक द्वीप है जो इसमें नहीं बनाया उसने। हम सोचे कि इतना बड़ा तो इन्हें बनाया नहीं है। उस द्वीप का नाम है डायस्कोडाइडस। क्या नाम है? डायस्कोडाइडस। कंसेप्ट के लिए लिखना नहीं है, समझिए। डायस्कोडाइडस, इसी को शक द्वीप कहते थे। क्या कहते थे? शक द्वीप। तो ये जो है ना, शक द्वीप से होते हुए जो भी आते थे तो इसी रूट से ही आते थे ये लोग। ज़्यादातर मौर्योत्तर काल का, देखिए कंसेप्चुअल बात समझिए, मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक जो लोग पहुँचे वो साउथ इंडिया पहुँचे। ये नहीं कि सीधे यहाँ, भले लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने ये किया, लेकिन आना जाना इधर ज़्यादा होता था।
और उसके बाद इधर खंभात की खाड़ी जो भरूच वगैरह जो है वहाँ पर आते थे, और यहाँ से चढ़ते थे तो ऊपर चढ़ जाते थे। इधर थोड़ा सा ये जो रास्ता देखने में लगता है ना कि बड़ा आसान है, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। हम जब हवाई जहाज़ से जा रहे थे तो हमारा तो दिमाग रहता है कि देखें कहाँ इतिहास, कहाँ भूगोल है, वही सर्च करते हैं। तो जब हमारी प्लेन यहाँ से उड़ी, हाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर अबू धाबी यहाँ पर जाना था, तो ये क्या कि जहाज़ जो है ना दिल्ली से जब उड़ा जहाज़ तो ये पाकिस्तान पार करेगा ना, दिल्ली से उड़ेगा तो हम दिल्ली से बैठ, तो ये जो पूरा एरिया दिख रहा था ना, इसमें एकदम घनघोर पहाड़ दिख रहा था। मतलब इस मोस्टली इस जो पूरा एरिया है या तो समुद्र है कोने पे आएगा तो, और नहीं तो बहुत ही काला काला एकदम पहाड़ है। काला मतलब उसमें डार्क फॉरेस्ट वाला। तो इस पहाड़ से आसानी से पार करके आप इधर नहीं आएंगे, तो लोग या तो ये रास्ता पकड़ते थे या कोना में इधर आ जाते थे खंभा, तो इधर जाते थे। तो यदि साउथ इंडिया में दिखे कि ज़्यादा प्रभाव है और कहीं सवाल में आ जाए तो कंसेप्चुअली समझिए कि यह सही है। ज़्यादा व्यापार किससे होगा? इधर यही अरिकामेडू बनेगा, इधर ताम्रलिप्ति बनेगा, ये व्यापार वाणिज्य जब बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो शकक द्वीप था, शक द्वीप से शक होते हुए आए थे, इसलिए इनको शक द्वीपीय भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय साहित्य में इनके प्रदेश को शक द्वीप कहा गया है। और शक द्वीप से जो लोग आके ब्राह्मण बन गए, मथुरा में रह के पूजा करने लगे, उनको शकल द्वीपी ब्राह्मण कहा गया। अब इसमें विवाद हो सकता है, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं इस बात को, ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से लोग माइग्रेट होके ही आए हैं। तो आर्य अनार्य की थ्योरी अपनी जगह पर है। शक द्वीप से आने वाले लोगों में ऐसा नहीं कि सारे जो है मलेच्छे ही थे, सारे क्षत्रिय ही वर्ण में डाले गए, कुछ ब्राह्मणों में भी डाले गए और उनको शकल द्वीपी ब्राह्मण बाद में कहा जाने लगा। शक द्वीपीय सकल द्वीपीय हो गया आगे जाके। ये जो शक जब भारत में आए तो 5 शाखाओं में बढ़ गए। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में। सबका पढ़ना उतना जरूरी नहीं, अगर हम बता दे रहे हैं, जो दिमाग में रह जाए वही सवाल में भी आएगा। ठीक है, शक जो है 5 शाखा में आए, बढ़ गए। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा गुजरात, चौथी शाखा मथुरा और पश्चिमी भारत, और 5वीं शाखा दक्कन। समझा गया? अब ये जो 5 में बटे, फिर आगे जाके 2 में स्थिर हुए। कंसेप्ट को समझिए, पहले 5 भाग में बटे, अफगानिस्तान, पंजाब, गुजरात, पश्चिम और दक्कन, और फिर जाके ये 2 में बटे। 2 कौन कौन? ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों लिख लीजिए। पहला उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। शक के राजाओं को क्षत्रप कहते थे। तो पहला उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। अब इन्होंने राजधानी बनाई। उत्तरी वाली कहाँ राजधानी बनाएंगे? तक्षशिला सबसे ऊपर है, तो तक्षशिला को बनाया और मथुरा को बनाया। यानी तक्षशिला यहाँ पर और मथुरा यहाँ पर। तक्षशिला और मथुरा, ये उत्तरी क्षत्रप का। और जो पश्चिमी क्षत्रप थे वो नासिक और उज्जैन। नासिक यहाँ पर, उज्जैन यहाँ पर। ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया उत्तरी। समझा के बात? यहाँ तक्षशिला है, यहाँ मथुरा है, तो ये हो गया उत्तरी, और ये नासिक है और ये उज्जैन है, ये हो गया पश्चिमी। ठीक है, अब पूछा जाए कि उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप में कौन ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप वेयर मोर फेमस देन नॉर्दर्न क्षत्रप्स। राजधानी कहाँ बना, ये सवाल भी पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तक्षशिला वही अफगानिस्तान, वही पश्चिम, जो अफगानिस्तान वाला पार्ट था। हाँ, देखिए पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब वाला भी है ना, तो पंजाब का भी रेंज बहुत बड़ा था। ठीक है, पंजाब वाले का राजधानी तक्षशिला शुरू से था, पंजाब वाले का ही राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, और जो तीसरा मथुरा था ही। क्षहरात वंश, पश्चिमी क्षत्रप में ही एक वंश था क्षहरात वंश। इसमें अलग अलग क्षत्रप जो उसके समझिए कि सेनापति हुए, क्षत्रपों को सेनापति, और उसमें एक वंश आया क्षहरात वंश, जिसमें नाहपान नाम का शासक हुआ, जिसके बारे में बताया कि उसको हराया था किसने? नाहपान को हराने की जानकारी मिलती है ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी शायद उसको हरा के उसके सिक्के को अपने सिक्के के रूप में ढलवा दिया था। तो कुछ इसका भी भाग उसमें दिखता है, कुछ अपना भाग भी उसको दिखता है। इसी से सिद्ध हो जाता है।
कि 8,000 सिक्का उसका लेके ये अपना टकसाल में डलवा दिया था। तो दिखेगा दोनों ना। तो लिखिए नहपान छहरात वंश का था इसी में। तो पूछेगा कि नहपान किस वंश का था, तो छहरात वंश का। किस शासन का था, तो शक। इसी में एक शासक हुआ जो बार बार नाम लेते, जिसकी बेटी से शादी किया था, वो अपना बेटा का वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसी शक था ना रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जिसकी बेटी से वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अपने बेटे की शादी की थी, उसका संबंध शक से था। शक में किस वंश से था, तो कादर्मक वंश। क्या नाम था वंश का, कादर्मक। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, लेकिन थोड़ा लेकिन इतना कठिन चीज़ को आप लोग रिकॉल करके बता दे रहे हैं, यही उपलब्धि है। रुद्रदामन, अब तो बेटा बेटी का शादी भी बता लेंगे तब तो ये आसान है, दिक्कत तो है नहीं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का बेटा था, रुद्रदामन की बेटी थी। जिस रुद्रदामन का चर्चा हम लोग वहाँ के गिरनार अभिलेख में भी चर्चा किए हैं, उसी का संबंध इस वंश से था, कादर्मक। उज्जैन का था ये। उज्जैन सेंटर जो था ना, जैसे कि एक बोले नासिक में था, उज्जैन सेंट्रिक था रुद्रदामन। नहपान ने अपने सिक्के पर पहली बार अपने आप को राजा लिखवाया। नहपान ने सिक्के पर खुद को क्या लिखवाया था, राजा। वैसे शकों के समय में ज़्यादातर मात्रा में चांदी के सिक्के चले थे। पूछ सकता है कि ज़्यादा सिक्के किसके चले, चांदी के सिक्के चले थे। सिंध से लेकर गुजरात तक, काठियावाड़, मालवा मारवाड़ तक शासन करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक था शक का, उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन सिंध से लेकर काठियावाड़ तक, मालवा से लेकर धारवाड़ तक था, मतलब बड़ा था, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखिए। मालवा, काठियावाड़, गुजरात, नर्मदा घाटी, सब कोंकण तक था। सिंध से कोंकण लिख लीजिए, सिंध से कोंकण तक। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि काठियावाड़ में एक झील था, सुदर्शन झील की मरम्मत का एक चर्चा है, जिसमें सौराष्ट्र प्रांत में वो सुदर्शन झील है। किस जगह पर है, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील। और जो उसको ठीक करवा रहा है उसका नाम है सुविशाख। क्या नाम है, सुविशाख। ठीक है, इसकी चर्चा रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में है ना, सुविशाख। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पता चलता है कि उसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। सौराष्ट्र प्रांत का सुविशाख को यदि वो आदेश दे रहा है, इसका मतलब वो उसका कार्यपालक है। ठीक है, इसलिए महत्व, मतलब गिरनार अभिलेख का महत्व क्यों है, तो सुदर्शन झील का मरम्मत यानी कल्याणकारी कार्यों का भी जिक्र कर रहा है, और एक सौराष्ट्र जो जगह है, एक प्रदेश का जिक्र कर रहा है, और एक मतलब स्थायी व्यवस्था में अधिकारी का जिक्र कर रहा है, जिसका नाम है राज्यपाल सुविशाख। संस्कृत का प्रेमी था। संस्कृत भाषा में ही जूनागढ़ लेख है। ये जूनागढ़ लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके पहले जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह प्राकृत भाषा में थे। यह पहला संस्कृत भाषा का लेख है। रुद्रदामन जो है अपना ससुर बोले समधी को हराया था। इससे आप लोग को समझ पा रहे हैं। रुद्रदामन ने अपने समकालीन राजा किसको हराया था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। कितनी बार हराया था, 2 बार। एक बार तो शादी होने के बाद भी हराया था। शादी होने के बाद लड़ाई हो गई, मार पे करेंगे, तो हरा दिया, उसको दबा दिया, बोला कि जाओ जान नहीं मारेंगे तो कि हमारे तुम समधी हो। समझाया? ये नहीं कि शादी हो जाएगा तो निश्चिंत रहना, हो ससुर भी आक्रमण कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कि जो रुद्रदामन और ये क्या क्या नाम है, इन लोग का शुरुआती राजा का नाम क्या था, सिथियन शासक थे जो। इनका अंत में इसका आखिरी जो राजा महत्वपूर्ण है उसका नाम है रुद्र सिंह। रुद्रदामन अब बन गया रुद्र सिंह। अब एकदम भारत में ये लोग घुस गया बढ़िया से। अंतिम शासक का नाम था रुद्र सिंह। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हराया था। रुद्र सिंह जो शक का अंतिम शासक था उसको किसने हराया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, और पश्चिमी क्षत्रपों का समापन हो गया। अगला जो आया उसका नाम है हिंद पर्थियन। हिंद पर्थियन यानी जिसको पहलव भी कहते थे, पर्थियन। हिंद पर्थियन या पहलव।
छोटा सा है, 2-4 लाइन इस बारे में लिख लीजिए। यही शासक पल्लव कला परथिया से आए थे। परथिया मतलब ईरान के आसपास का जगह को परथिया कहते हैं, ठीक है। इनको संस्कृत ग्रंथों में शक पहलव भी कहा गया। क्या कहा गया? हिंद पहलव, इंडो पर्थियन, इंडो पर्थियन, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा का नाम है गोंदो फर्निस। 20 AD से 40 AD, क्या 41 AD था। इसी को यश विजयी भी कहा गया है, बिंद फर्ण या यश विजयी। इसके लिए गोंदो फर्निस के लिए क्या आया है टर्म? गोंदो फर्निस, यश विजयी, यश विजयी या बिंद फर्ण, क्या बोलते हैं? बिंद फर्ण, बिंद, ठीक है। इसका इसी के समय सेंट थॉमस भारत आया था, सेंट थॉमस भारत आया था। और गोंदो फर्निस ने भी तक्षशिला को ही राजधानी बनाया था। किसको? तक्षशिला को। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली। कौन था सर्वाधिक शक्तिशाली? गोंदो फर्निस। पूछ दे कभी, ऐसे पूछेगा नहीं, आज से 20 साल बाद पूछेगा, लेकिन तब आप लोग को इसका जरूरत नहीं रहेगा। ये जो सवाल यहाँ लिख रहे हैं, ये आज से 20 साल बाद यही सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? पहला हिंद पहला शासक कौन था? उसका नाम था माउस। पहला हिंद पहला शासक का नाम था माउस, लेकिन अभी नहीं पूछेगा। महत्वपूर्ण शासक था, शक्तिशाली, इसी का। अभी उसका नहीं, अभी बहुत अच्छा सवाल है, जब सवाल घट जाएगा तभी पूछेगा। अभी उससे बेहतर सवाल है। और मिथ्रेडेट्स, मिथ्रेडेट्स एक नाम लिखिए, मिथ्रेडेट्स। ये भी अभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए जब पढ़ ही रहे हैं तो। मिथ्रेडेट्स में जात भी जाए और भात भी नहीं मिले तो क्या फायदा। मिथ्रेडेटस, क्या नाम हुआ? मिथ्रेडेटस। इसको पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था इंडो पर्थियन का? तो मिथ्रेडेटस। और समझ आया? पहला शासक माउस, दूसरा मिथ्रेडेटस जिसने वास्तविक स्थापना की, और सबसे शक्तिशाली कौन हो जाएगा उसके बाद आने वाला? गोंदो फर्निस, ठीक है। ये सब खाली शक्तिशाली ये रहे। मेन इनका रहा कि ये लोग बौद्ध धर्म को धीरे धीरे ग्रहण कर लिए। सब बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट हो गए, ख़त्म हो गए। ये शक पहलव में मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। ये 4 नाम हिंद पहलव, और अभी केवल सेंट थॉमस से 5 साल सवाल पूछेगा। अगला इसमें आ जाएगा कुषाण। कुषाण पर 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुषाण के बाद केवल वहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज और आर्थिक स्थिति, ये 3 पहलू को देख के ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए।